जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में पहले टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि एक बार आप पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपको इस पूरे टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में, मेरा दावा है। फिर आप भूल के दिखाइएगा। आइए स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग वो चीज़ समझेंगे कि हमारे पाचन ग्रंथि में पाचन का कार्य कौन अंग करती है, और पाचन का कार्य जो अंग करती है उसको सहायता कौन सी पाचक ग्रंथियां करती हैं, ग्लैंड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे शरीर में, आप मुझे देखिए डायग्राम तो फिर समझेंगे ही। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जाता है मुख गुहा में। खाली स्थान को गुहा कहते हैं। गुहा मतलब खाली स्थान, जैसे उदर गुहा, पेट में खाली स्थान है, भोजन जाता है तो मुख खोलेंगे तो खाना रखते हैं, उसे गुहा कहते हैं। बक्कल कैविटी, तो मुख गुहा में खाना रखते हैं, खाना चबाते हैं, तो यहाँ खाने का पाचन शुरू होता है। फिर खाना खिसकते हुए ओएसोफेगस, ग्रास नली, फूड पाइप से होके आता है स्टमक में, जिसे हम व्यवहारिक भाषा में पेट कहते हैं, साइंस की भाषा में इसे स्टमक या आमाशय कहा जाता है। ठीक है, खाने का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है, यहाँ केवल खाना खिसकता है। मैं सब लिखवाऊंगा, सब इलैबोरेट करूंगा, पहले सुन लीजिए। उसके बाद खाना खिसक के जब स्टमक में आता है, स्टमक ये रहा आपका, इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब वहाँ खाना 4 घंटे रहते और रहने के बाद आगे बढ़ता है, फिर कहा जाता है छोटी आंत में, और उसके बाद बड़ी आंत, फिर गुदा। तो उसी चीज को समझना है। देखिए, सबसे पहले 2 चीजों में बटा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, तो नंबर 1 है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल की लंबाई यहां से लेके यहां तक, ये पूरी जो आप देख रहे हैं, ये पूरा आहार नाल है। ये आया आहार नाल, स्टमक, स्टमक छोटी आंत, छोटी आंत से लिए बड़ी आंत, ये आहार नाल। इसकी लंबाई लगभग आपका 32 फीट, मतलब 9 मीटर, इतनी लंबी आहार नाल होती है। अब इसके कौन कौन से अंग हैं जो बताया आपको। सबसे पहले है आपका मुख गुहा, जिसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, फिर है आपका ग्रास नली, जिसे हम बोलते हैं ओएसोफेगस या फूड पाइप। फिर है आमाशय, स्टमक, और सबके बारे में पढ़ना भी है। फिर है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है गुदा, एनस। अब यहां देख लीजिए, जो यहां दिखाया वो चीज, ये है आपका बक्कल कैविटी, फिर है ओएसोफेगस, फिर स्टमक, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अब ये लिखे हैं, ये है हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे बोलते हैं सहायक पाचक ग्रंथियां। ठीक है, इसमें सबसे पहला है लार ग्रंथि, जिसे बोलते हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स, ध्यान रखिएगा। ये खाने के पाचन में सहयोग करता है, खाने का पाचन लार से होता है, तो ये लार ग्रंथि लार निकालती है, लार का निर्माण करती है। दूसरा है जठर ग्रंथि, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, ये पाया जाता है पैंक्रियाज के तीसरे पार्ट में, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक में, और ये गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जिसे बोलते हैं जठराग्नि, जठर रस। ठीक है, फिर है आपका यकृत, लीवर, जो ये रहा। ठीक है, लीवर है ये। फिर है चौथे नंबर पर पित्ताशय, गाल ब्लैडर, ये है आपका गाल ब्लैडर। और फिर है अग्न्याशय, पैंक्रियाज, यहां है हमारा पैंक्रियाज, अग्न्याशय। और आंत ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो यहां रहती हैं, ये खाने के पाचन में सहयोग करती हैं। ठीक है, खाना हम खाते हैं, खाना शरीर से, मुख से पचता हुआ ओएसोफेगस में खिसकता हुआ आता है, पाचन ओएसोफेगस में नहीं होता है। ठीक है, फिर स्टमक में आता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अभी सब बताएंगे आपको, कार्डियक में क्या होता है, फंडिक में, पाइलोरिक में। उसके बाद फिर यहां से खाना आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां खाना पूरी तरह से अम्ल के रूप में आता है, क्योंकि स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और खाना पूरी तरह से अम्लीय माध्यम में आया है। ठीक है, और छोटी आंत की जिद है कि हमें खाना किसी भी माध्यम से क्षार के रूप में रहना चाहिए, तभी मैं पचाऊंगा, छोटी आंत की जिद है। अब जो लीवर है, ये लीवर क्या करता है, लीवर, मैं पहले सब चीज बता दे रहा हूं, फिर जब लिखवाएंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा।
लीवर क्या करता है? लीवर हमारे शरीर में बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस मतलब पित्त रस, और लीवर निर्माण करके दे देता है गाल ब्लैडर को, पित्ताशय को, कि आप अपने पास रखिए, ये आपका पित्ताशय है, ठीक है। ये पित्ताशय के पास गाल ब्लैडर को देता है कि आप अपने पास पित्त को रखिए। तो पित्ताशय का सिर्फ एक ही काम है, गाल को, पित्त को स्टोर किए रहना। तो क्वेश्चन यहाँ दो बनते हैं। क्वेश्चन करें कि पित्त कहाँ बनता है, निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। और पित्त का जो स्टोर होता है वो कौन करता है? तो गाल ब्लैडर करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से ये गाल ब्लैडर को लीवर क्यों दिया है पित्त? कि खाने को आप क्षारीय करिए। पित्त का पूरा पीएच मान 8 होता है, ये पूर्ण क्षारीय होता है। तो यहां से ये छोटी आंत में पित्त मिल जाता है। तो जो खाना यहां से अम्लीय के रूप में है, अब ये क्षार हुआ, लेकिन पूरा नहीं, आधा। इधर है पैंक्रियाज, जो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मिक्स्ड ग्लैंड है। इसको हम ग्लैंड में पढ़ाएंगे आपको, जब पढ़ाएंगे ग्लैंडुलर सिस्टम। तो ये कहता है कि अब बचा काम मैं करूंगा। क्या? ये लैट, याद करने के लिए, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। अब इधर से खाना जो बचा हुआ था, हल्का बचा रहा था क्षारीय होने में, पूरा क्षारीय हो गया। इधर से बाइल जूस, इधर से 3 एंजाइम मिले, खाना पूर्णतः क्षारीय। जो मांग थी छोटी आंत की वो कंप्लीट हुई। खाने का रियल पाचन छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में भी ड्यूडेनम है, ये जेजुनम है, ये इलियम है, ये इसके 3 पार्ट होते हैं। खाना पचता है पूरी तरह से इलियम में, यहाँ विलाई होता है, और विलाई के माध्यम से खाने का अवशोषण भी होता है। और फिर बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है, और फिर एनस के द्वारा अपचे भोजन को मल के माध्यम से निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर था इंटरनल डाइजेशन का। इसको ध्यान से देखिए और फिर समझिएगा कि यहां से देखिए, एक क्वेश्चन तो यहां से भी आया है कि पूछ देता है कि भोजन के चरण को सही क्रम में बैठाइए। तो जब हम खाना खाते हैं, इसे बोलते हैं इंजेशन, अंदर ग्रहण, अंतर्ग्रहण, खाना चबा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे डाइजेशन, खाने का पाचन करना। तीसरे नंबर पे है एब्जॉर्प्शन, खाने का अवशोषण करना, मतलब जो खाना शरीर में जा रहा है वो शरीर में लगे, एब्जॉर्ब हो, अवशोषित हो, उससे खून बने। खून बनने को ही अवशोषण कहते हैं, पचे भोजन से। फिर है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, ऊर्जा मिले। और फिर है डिफेक्शन, मल परित्याग। एक तो भोजन के चरण ये हो गया। दूसरा है कि भोजन के रूप क्या है, ये एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग ये नए टर्म सुनते हैं। जब हम खाना खाते हैं उसे साइंस की भाषा में बोलस कहते हैं। जो मुंह में खाना चबा रहे हैं ये क्या है? ये बोलस है, ठीक है। जब खाना पेट में गया उसे हम कहते हैं काइम, ये पेट में गया तो उसे काइम कहते हैं। और जब मलाशय में चला गया, जो मल के माध्यम से गया, उसे काइल कहते हैं। तो याद रखिएगा, बोलस, काइम, काइल, ये भोजन के रूप का चरण है, ठीक है। तो ये भी पूछ देता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो मैं समझ रहा हूं आप बकायदे समझ गए हैं। फिर मैं आपको 1 बाय 1 इलैबोरेट करूंगा कि बक्कल कैविटी, अब इसमें कितने प्रकार के एंजाइम बनते हैं। जो इधर ये एकदम बराबर मात्रा में चलेगा, मुख गुहा तो लार ग्रंथि, आमाशय तो जठर ग्रंथि, यकृत खाने का पाचन स्टमक के साथ, पित्ताशय स्टमक के साथ, अग्न्याशय छोटी आंत के साथ, आंत ग्रंथियां बड़ी आंत के साथ, ये एकदम एक साथ चलेंगे। और सब पे हम लोग इलैबोरेट करेंगे कि बक्कल कैविटी, फिर ओएसोफेगस, फिर स्टमक के पार्ट, फिर आपका पैंक्रियाज, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर लीवर, गाल ब्लैडर, ये सभी आज कंप्लीट किया जाएगा। आज पूरा टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए, अभी तो हम लोगों ने देखा पूरा अंदर का स्ट्रक्चर। अब स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से, जो मैंने आपको बताया कि यहीं से भी स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ क्या बताया मैंने कि अब यहाँ से खाने का पाचन शुरू होता है मुख गुहा से। तो आइए 1 बाय 1 देखा जाए। मुख गुहा, बक्कल कैविटी, पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। और पाचन में सहायक क्या होते हैं? तो नंबर 1 पे दांत, फिर जीभ और लार ग्रंथियां, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं बक्कल कैविटी के जो पाचन की क्रिया में सहयोग करते हैं, दांत, जीभ, लार ग्रंथियां। तो दांत और जीभ तो हमारी अगली टॉपिक रहेगी, जो मैं आपको बकायदे बताऊंगा। इस टॉपिक का ही भाग है लास्ट में, ठीक है। अभी हम लोगों को देखना है कि बक्कल कैविटी के अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं। तो पाचन जो होता है यहीं से प्रारंभ होता है।
दांत, जीभ, लार ग्रंथियां सहयोग करती हैं। अब बात आती है कि मुख में, बक्कल कैविटी में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 6 प्रकार की या 3 जोड़ी, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाती हैं। एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि मुख में या बक्कल कैविटी में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो या 6 बोलिए या 3 पेयर बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो लार ग्रंथि होती है कहाँ कहाँ होती है? 6 प्रकार जो होता है, तो जीभ के नीचे और जीभ और गाल के किनारों पर, ठीक है। एक तो जीभ के नीचे और दूसरा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती है, ठीक है। और इनके नाम क्या है? जो 3 जोड़ी है, 6 हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये है आपका पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा है सब मैंडुलर ग्लैंड, ठीक है, जिसे बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मतलब सब मैंडिबुलर ग्रंथि। और तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड्स, जिसे बोलते हैं सब लिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। अब आपको यहां से समझेंगे कि कहां कहां पे ये ग्रंथि, कौन बड़ी कौन छोटी कहां होती है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो आप समझ गए कि मुख में 6 प्रकार की लार ग्रंथि, 3 जोड़ी, पैरोटिड, फिर सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, जो जीभ के नीचे और जीभ और गाल के किनारों पर, ठीक। फिर पूछेगा, मैं भी इस पे आता हूं, आपको समझाऊंगा कि मुंह में प्रतिदिन जो लार होता है वो कितना बनता है, कितना सिक्रेट होता है? तो 1 से 1.5 लीटर जो प्रतिदिन है लार हमारे मुंह में बनता है या निकलता है, ठीक है, सिक्रेशन होता है लार का, पर डे 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन, ठीक है। अब देखिए, जो पैरोटिड ग्रंथि है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पूछेगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है मुंह में, तो पैरोटिड ग्लैंड होती है। और पूछे सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तब बताएंगे सबलिंगुअल ग्रंथि जो होती है ये सबसे छोटी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड और सबसे छोटी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है लार ग्रंथि, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए कि जो पैरोटिड ग्लैंड है इसी में संक्रमण के कारण सूजन की स्थिति आ जाती है। और वो संक्रमण होता किससे है, तो विषाणु या मतलब वायरस के द्वारा, और उसी को हम लोग बोलते हैं मम्प्स, जिसे बोलते हैं हिंदी में गलसुआ। जो आप देखते हैं कि इधर गाल फूल जाता है, स्वेलिंग कर जाता है, ये मम्प्स होता है, गलसुआ बीमारी। क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड में ही विषाणु के कारण संक्रमण से सूजन आ जाती है, जिसे हम मम्प्स बोलते हैं। अब बात समझ गए? तो ये है पैरोटिड ग्लैंड, इधर जीभ के नीचे और इधर पाई जाती है सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपकी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां थी। तो पाचन मुख से प्रारंभ हुआ, दांत, जीभ, लार ग्रंथियां सहयोग की 6 प्रकार की लार ग्रंथि, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। सब आप देखे हमारे मुंह में पर डे 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, सबसे छोटी लार ग्रंथि सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब बात आएगी, ये भी आप जान गए कि पैरोटिड ग्रंथि में ही इन्फेक्शन के कारण वायरस के द्वारा सूजन, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं मम्प्स या गलसुआ, ठीक। अब बात आती है कि लार का माध्यम, मीडियम, आप जानते हैं स्केल पढ़ते हैं आप, तो अम्ल और क्षार देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यही एरो को हम मानते हैं कि ये आपका यहां से ये आपका 7 है, इधर मान लीजिए 14 है, ये 0 है, तो यहां से यहां तक को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं, और यहां से यहां तक को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, अल्कलाइन, मतलब यहां ये अम्लीय है, ये क्षारीय है। 0 से 7 अम्लीय होता है, 7 से 14 क्षारीय होता है। इसे ही पीएच मान कहा जाता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की शक्ति या सामर्थ्य, आप जानते होंगे। तो हमेशा पूछता है कि ब्लड का पीएच मान, लार का पीएच मान, दूध का पीएच मान, समुद्र के जल का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान, ये जानना जरूरी भी है। मैं सब बताऊंगा आपको, टॉपिक जैसे चलती जाएगी। तो यहाँ पे है कि जो हमारा लार है इसका माध्यम कैसा होता है, तो लार जो है इसका माध्यम जो है ये हल्का क्षारीय होता है। और हल्का क्षारीय मतलब इसका पीएच मान 6.7 से 6.8 होगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लार का माध्यम हल्का क्षारीय मतलब इसका नेचर लाइट अल्कलाइन होता है, और इसका पीएच वैल्यू जो होती है 6.7 से 6.8 होती है। ओवरऑल हर जगह जो लार का माध्यम है वो हल्का क्षारीय होता है,
6.7 से 6.8। मैं क्यों बार बता रहा हूं, क्योंकि सिर्फ एक जगह पेट में, आमाशय को ही पेट बोलते हैं, बताए थे ना, स्टमक में, आमाशय में जो लार का माध्यम है ये एसिडिक अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 1.5 से 3.5, 1.5 से 3.5 पीएच वैल्यू होती है लार की। कहां? स्टमक में, आमाशय में। बाकी जगह लार का माध्यम क्षारीय होता है, 6.7 से 6.8, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए बात किया जाए, ये तो बक्कल कैविटी की नॉर्मल बात थी, ठीक है, कि हम भोजन करते हैं तो मुख से ही भोजन बक्कल कैविटी से प्रारंभ होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब पूछे कि भोजन हमारा किस रूप में जाता है, तो जटिल से सरल होता है, हार्ड टू इजी। ध्यान रखिएगा, भोजन से क्या मिलता है, तो भोजन करने से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। अब हमारे मुख गुहा में जो आप पढ़े कि 6 प्रकार की लार ग्रंथि है, जो 3 जोड़ी दिखाई दे रही है, उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो मुख में 4 प्रकार के एंजाइम प्रमुख हैं। सबसे पहला है लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या है? ये जीवाणुनाशी है, एंटीबैक्टीरियल है, ये जीवाणुओं को मारता है। ध्यान समझिएगा, जब कोई, देखिए हम लोग कभी कुछ खाना होता है तो बहुत हाथ धो खाते हैं, सफाई से खाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। जो मजदूर वगैरह वर्ग हैं वो काम करते रहते हैं, और कुछ भी आप दे दीजिए, समोसा, लौंगलत्ता, मिठाई खाने को, तो हाथ ऐसे पोछेंगे, ले आओ भैया खा ले, वो खा लिए। उनको ये बात नहीं मालूम है, लेकिन देखिए वो तो खा लिए, तो जो इसमें बैक्टीरिया या फंगस लगे हुए हैं मुंह में चले गए, लेकिन मुंह में क्या पाया जा रहा है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जा रहा है। क्या है? एंटीबैक्टीरियल, जीवाणुनाशी। क्या किया? जीवाणुओं को मार दिया। कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने खाया, जैसे मुंह में मिठाई समोसा गया, तुरंत एंटीबैक्टीरियल एंजाइम निकलना शुरू, जीवाणुओं को मार के फिट कर दिया। इक्का दुक्का लतखोर थेथर टाइप के एंजाइम, थेथर लतखोर हर जगह पाए जाते हैं, वो बच के चले गए कि हम तो नहीं मरे, आ गए पेट में। तो पेट में क्या मिलता है? यहां मिलता है HCl, अभी आपको पढ़ाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तेजाब कह लीजिए, ये जला के पूरी तरह राख कर देगा। तो कहने का मतलब कि अंदर सिक्योरिटी भी है एंजाइम के द्वारा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, घर में सभी के बच्चे छोटे होते हैं, या हम लोग भी जब छोटे थे, तो उस समय क्या था? लार बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। बच्चों को देखिए, बच्चों को देखेंगे तो लार बहुत निकलता है, क्योंकि बच्चे कुछ भी लेंगे, मार्कर हुआ, डस्टर हुआ, कुछ भी उठाएंगे, पेन मुंह में डालते हैं, ठीक है। और मुंह में लिए तो क्या हुआ? हर जगह बैक्टीरिया है, बच्चे हैं, इसलिए भगवान ने उनको क्या किया है? भारी मात्रा में लाइसोजाइम एंजाइम, लार निकल रहा है। देखते हैं बहुत लोगों को इतना लार निकलता है कि रूमाल लगाना पड़ता है, एकदम टपकाते रहते हैं, तो माताएं उनके रूमाल लगाई रहती हैं कि ये लार बराबर इसका निकल रहा है। जैसे जैसे ज्ञान हो रहा है, बड़े हो रहे हैं हम लोग, लार की फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। एकदम बड़े हो गए, एकदम खत्म, क्योंकि सब समझ में आ गया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और मुंह में जो बन रहा है तो वो तो आपका एंटीबैक्टीरियल बन ही रहा है। तो अब बात मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप कि यहां से हमारे मुख में सबसे पहला एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम, जो जीवाणुनाशी है, और ये एंजाइम अंडे के अंदर पाया जाता है। अंडा जो खाते हैं, मुर्गी का अंडा, और आंख के आंसुओं में भी, टीयर में, आंख के आंसुओं में पूछेगा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम। और अंडे के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम क्या है? एंटीबैक्टीरियल। आइए दूसरा नंबर, ये सभी हम बात कर रहे हैं बक्कल कैविटी की। जो अभी आपने स्ट्रक्चर देखा उसको याद रखिएगा, उस फोटो को। बक्कल कैविटी चल रही है अभी, फिर ओइसोफेगस, फिर स्टमक, तब छोटी आंत, तब बड़ी आंत, सब चलेंगे 1 बाई 1, ठीक है। तो अभी बक्कल कैविटी का दूसरा एंजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज एक साथ। क्यों? क्योंकि इनका एक साथ काम है। टाइलिन एंजाइम और डाइस्टेज एंजाइम, ये दोनों एंजाइम मिलकर स्टार्च को ही मंड या चोकर बोलते हैं, ठीक है। ये इसका पाचन करते हैं। आटे को कितना भी चालेंगे, चोकर बच ही जाएगा, बचना भी चाहिए। चोकर नहीं निकल रहा है आटे में से, वो आटा नहीं मैदा है, तो चोकर जो बचता है वो जाता है पेट में रोटी के साथ। उसका पाचन कौन करता है? टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम। मुख्यतः टाइलिन करता है, ठीक है, दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन मुख्यतः टाइलिन जो है वो स्टार्च या मंड या चोकर का पाचन करता है, और स्टार्च को किसमें चेंज कर देता है? माल्टोज में। ध्यान रखिएगा, स्टार्च को ये माल्टोज में चेंज करता है। माल्टोज भी क्या है? एक प्रकार की शर्करा है, स्टार्च भी एक प्रकार की शर्करा है।
अभी जब पढ़ाएंगे हम आपको इसी टॉपिक का अगला चैप्टर जब रहेगा, डाइजेशन का ही पार्ट है वो, क्या, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरे ह्यूमन डाइट। उसमें जब हम पढ़ाएंगे आपको कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें जो उसके तीनों पार्ट हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, तब आप समझेंगे कि ये स्टार्च माल्टोज क्या है। ये सब शुगर के पार्ट है, शर्करा है, ठीक है। तो स्टार्च का पाचन, मंड का पाचन, चोकर का पाचन कौन करता है? तो टाइलिन करता है, डाइस्टेज करते हैं। और स्टार्च को माल्टोज में कौन चेंज करता है? तो ये आपका टाइलिन एंजाइम करता है। और मुख में पाया जाने वाला मुख्य रूप से जो एंजाइम है वो टाइलिन है, ठीक है। और चौथा एंजाइम है म्यूकस एंजाइम, ठीक है। ये भोजन को क्या करता है? चिपचिपा या गीला करता है। अब इसी के चलते भोजन ओएसोफेगस में खिसकते हुए स्टमक में, आमाशय में आएगा, ठीक है। तो यहां तक आप बात समझ गए। अब दूसरे नंबर पे जो आपने डायग्राम देखा था, ये ओएसोफेगस वाला, इसको पढ़ा जाए। ओएसोफेगस ग्रासनली या फूड पाइप। सबसे पहली बात, यह पूरी तरह मांसपेशी से बना होता है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय नली होती है ये। इसमें क्रमांकुचन, पेरिस्टाल्सिस होता है। बताए थे ना, यहां क्रमांकुचन होगा। पेरिस्टाल्सिस मतलब खाना केवल यहां खिसकेगा। और ध्यान रखिएगा, यहां पाचन नहीं होता, यहां पाचन नहीं होता। मुख में पाचन, फिर सीधे स्टमक, आमाशय में पाचन। तो यहां ध्यान रखिए, पूर्णतः मांसपेशी से बनी 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय नली, और यहाँ पेरिस्टाल्सिस होता है, खाना क्रम में खिसकता है। यहाँ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है? क्रमांकुचन का मतलब खूब जल्दी जल्दी खाएंगे, हमारे एक तरफ कहा था हाली हाली खाएंगे, खूब जल्दी जल्दी खाएंगे, क्या होगा? एक सीमा के बाद आप ठूस नहीं सकते, रुक जाएंगे। उसके बाद ये अपने आप रोक देगा आपको, फिर कितनों ठूसिए बाहर आ जाएगा। फिर आप जबरदस्ती, बहुत लोग करते हैं तो पानी पिए, घोटेंगे, तो घोटेंगे तब जाके पानी से खिसकेगा। यहां पे भी क्या है? एक लिमिटेशन है। यहां अपने अनुसार ही एक क्रम में खाना खिसकते हुए पेट में आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे है आपका स्टमक, जिसे बोलते हैं आमाशय साइंस की भाषा में, और व्यवहारिक भाषा में इसी को बोलते हैं ये पेट। ये पेट है, उदर गुहा यही है, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 है कार्डियक, जो ये ऊपर वाला, देखिए अब ध्यान से स्टमक को देखिए। पहले भी आप डायग्राम देखे थे, मैंने स्पेशली स्टमक बनाया। ये वाला पार्ट कार्डियक होता है स्टमक का, बीच वाला पार्ट फंडिक होता है, फंडिक पार्ट कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। और यहाँ जो भोजन है ये लगभग 4 घंटे तक रहता है, और ये आहार नली का सबसे चौड़ा भाग है। जब आपसे क्वेश्चन करे कि हमारे शरीर में, आपको बताए ही एलिमेंट्री कैनाल 32 फीट 9 मीटर लंबी है। डायग्राम में देखे थे ना, यहाँ मुंह से लेके पूरी बड़ी आंत तक। उसमें पूछे कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है? तो आमाशय है। 3 भाग, अब तीनों भाग को देखा जाए, ठीक है। इस रूजी को ध्यान दीजिएगा, फंडिक का मैं भी आगे समझाऊंगा। अब पहला पार्ट क्या है? कार्डियक। कार्डियक क्या है भाई? सबसे ऊपरी भाग है, आपको दिख रहा है सबसे ऊपरी भाग स्टमक का, जो हृदय के नजदीक होता है, ठीक है। यहीं पे होता है, ये हार्ट है, दिल है, यही स्टमक का पहला पार्ट है आपका कार्डियक। तो ये सबसे ऊपरी भाग है जो हृदय के नजदीक होता है, और यहीं पर HCl का निर्माण होता है, जो जीवाणुनाशी है और भोजन को तोड़ता है। समझ गए बात को? अब यहां से भोजन ब्रेक होना शुरू होता है, टूटता है। यहां HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। बताए ना कि जो बैक्टीरिया लाइसोजाइम एंजाइम से बच के आ गए, जो थेथर लतखोर हैं, वो यहां आके पूरी तरह जल के राख हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। और HCl की एक और भूमिका क्या है, आप एक ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हम जितनी मात्रा में खाना खाते हैं उतनी मात्रा में HCl का निर्माण होता है। जैसे हमने खाना खाना शुरू किया, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, साइंस पढ़ने जा रहे हैं, शुरू किए हैं, सबसे पहली बात कि जितने भी हमारे शरीर में एक्टिविटी होती है उस सब चीज के लिए ज्यादातर जिम्मेदार क्या है? हमारा मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन पढ़ाएंगे आपको, इसीलिए नर्वस सिस्टम को मास्टर सिस्टम बोलते हैं, मास्टर तंत्र। यही सब चीजों को आदेश देता है क्या करना है। सबसे मजबूत मानव मस्तिष्क बहुत मजबूत है, जो सोच लेंगे वो कर लेंगे, यही सब करता है। जैसे आपने अपने मुख में खाना डाला,
खाना चबाना शुरू किया, ब्रेन ने तुरंत स्टमक को आदेश दिया कि तुम HCl सिक्रेट करो। HCl सिक्रेट मतलब HCl श्रवण करो, निकालो, क्योंकि मुख में खाना आ गया, अब खाना जाएगा। तो हम जितनी मात्रा में खाना खाते हैं उतनी मात्रा में HCl बनता है। आपने इतना खाया, इतना बना, आपने इतना खाया, HCl इतना बना, इतना खाया, इतना बना, इतना चाप लिए, अब HCl इतना बन गया। अब क्या हुआ? वही कि इतना खा लिए हैं कि अब गर्दन जलने लगी। जल क्यों रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, एसिड है, इसी से बना है एसिडिटी। इसीलिए इसको खाने के बाद इनो खोजते हैं कि अब इनो पचाएगा। इनो क्या करता है? एसिड को न्यूट्रल कर देता है। तो एसिड से बना है एसिडिटी। तो जितनी मात्रा में हम खाना खाते हैं उतनी मात्रा में HCl बनता है खाने को पचाने के लिए, क्योंकि HCl का काम क्या है? भोजन को तोड़ना और भोजन को अम्लीय बनाना, क्योंकि यहीं से भोजन अब अम्लीय बनना शुरू हुआ। ये पूरा अम्ल हो जाता है, HCl घुल जाता है, और यहाँ ये एंजाइम की क्रिया को और तेज कर देता है पचाने के लिए HCl। तो जितनी मात्रा में खाना खाएंगे उतनी मात्रा में HCl बनेगा। ज्यादा खाने से ही हम लोगों को गर्दन जलने का एहसास होता है। दूसरी बात, जो लोग गुटखा या च्युइंगम खाते हैं उनका ध्यान रखिए। वो गुटखा च्युइंगम खा रहे हैं, खाना तो है नहीं, 2 घंटे 1 घंटे चबाए, थूक दिए, लेकिन ब्रेन को आदेश क्या गया? मुंह में कुछ आया है, ये चबा रहे हैं भाई साहब। और चबाने के बाद क्या करेंगे? जैसे चबाना शुरू किए, ब्रेन ने आदेश दिया किसको? स्टमक को, कि अब तुम HCl का सिक्रेशन करो। HCl सिक्रेट होने लगा। और फिर क्या हुआ? जैसे HCl सिक्रेट होना शुरू हुआ, आपने च्युइंगम गुटखा थूक दिया। आप ये काम बराबर कर रहे हैं। अब बराबर करते करते क्या हुआ? एक समय ऐसा आएगा कि HCl बनते बनते अधिक उसकी बूंद एक बार भी इधर छलकी छोटी आंत में, उसी को अल्सर कहते हैं। घाव हो जाएगा। एसिड है ना, HCl फर्जी बन रहा है। आप तो च्युइंगम गुटखा चबा रहे हैं, फिर थूक दे रहे हैं, HCl बन जा रहा है फर्जी। अब वही अगर 1-2 बूंद भी छलक गया छोटी आंत में, उसी को अल्सर कहते हैं। समझ गए? पेट का घाव, छोटी आंत का। तो ये है कार्डियक पहला पार्ट। सबसे ऊपरी भाग हृदय के नजदीक होता है, HCl का निर्माण होता है। HCl क्या है? जीवाणुनाशी ये भी है, भोजन को अम्लीय करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को तेज करता है, भोजन को तोड़ता है। ये रहा कार्डियक। दूसरा है फंडिक। यह भोजन को रोक कर रखता है, कुछ देर रोकेगा। ठीक है, क्यों रोकेगा? क्योंकि देखिए यहां बनाए हैं ना, ये रूगे भी है, रूजी भी कहते हैं। ये देखिए कांटा नुमा है, ये कांटा नुमा संरचना होती है जिसे रूगे या रूजी कहते हैं। अब समझिएगा, यही भोजन को फंसा लेता है, रोक के रखता है पाचन करने के लिए। तो यह भोजन को रोक कर रखता है फंडिक। यहां कांटा नुमा रूगे या रूजी पाया जाता है, और यही रूजी जब हम भूखा रहते हैं, उपवास रहते हैं, व्रत, तो यही चुभता है। तो लोग कहते हैं पेट चुभ रहा है, पेट गड़ रहा है। ठीक है, ये पेट चुभता गड़ता वास्तव में रियल में क्या है? बात सही है, गड़ता चुभता है यही, क्योंकि ये रूजी भोजन को रोक कर रखता है, पचाता है। अब आपका पेट खाली है, ये कांटा नुमा है, यही पेट में टाइट होके खाना खोजता है, खाना तो है नहीं, तो पेट में चुभना शुरू हो जाता है। समझ गए? ये फंडिक है। और दूसरी बात, यही फंडिक यह पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। जब आप खाना खाते हैं तो पेट कुछ हल्का सा फूल जाता है। क्यों? ये पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है कि भोजन आराम से फैल के पचना शुरू हो। देख लीजिए फंडिक। तीसरा पार्ट है पाइलोरिक, जहां से फिर छोटी आंत लगी हुई है। ठीक है, इसी के बाद तो पाइलोरिक क्या है भाई? यहां गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जठर ग्रंथि, जिसे जठराग्नि बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जिससे गैस्ट्रिक जूस, जठर रस निकलता है। ठीक है, और इस जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? पहला है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइलोरिक जो है तीसरा पार्ट आमाशय का, यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से जठर रस निकलता है, जठराग्नि। इसी जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन बनाता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन को बनाता है, पेप्टोन में चेंज करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये प्रोटीन टूटना शुरू हुआ, पहली बार टूटा है स्टमक में पेप्सिन के माध्यम से, तो पेप्टोन बना। अभी आप आगे पढ़ाएंगे पैंक्रियाज अग्न्याशय में टूटेगा ट्रिप्सिन से, तो पेप्टोन से पेप्टाइड बनेगा, बाद में अमीनो अम्ल बनेगा। सब ध्यान रखिएगा, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही प्रोटीन से पेप्टोन जो बन रहा है किस
एंजाइम के चलते पेप्सिन कहां बनता है? पेप्सिन एंजाइम पाइलोरिक में, स्टमक का तीसरा भाग। दूसरा एंजाइम क्या है? रेनिन, ये दूध से दही में चेंज करता है, ठीक है, यह दूध से दही बनाता है, दूध को दही में चेंज करता है। बच्चों को देखिएगा, बच्चे दूध पीते हैं, वोमिटिंग करेंगे, उल्टी करेंगे, दही निकलेगा, ठीक है। मतलब कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, कैसीन का मतलब होता है दूध, और ये रेनिन कैसीन मतलब दूध को कैल्शियम पैरा कैसिनेट मतलब दही में चेंज करता है। कभी अगर रासायनिक नेम से पूछ दे तो भी याद रखिएगा, कैसीन का मतलब दूध और कैल्शियम पैरा कैसिनेट का मतलब दही। ये दूध से दही में चेंज कौन करता है? रेनिन करता है। और ये एंजाइम कहां निकलते हैं? स्टमक के तीसरे पार्ट पाइलोरिक में। किससे निकलते हैं? जठर ग्रंथि से बनने वाले जठर रस में निकलते हैं, ये एंजाइम पाए जाते हैं। तो आप समझ गए पेप्सिन और रेनिन, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब हमारा शुरू होगा अब स्टमक के बाद फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर लीवर, गॉल ब्लैडर और फिर पैंक्रियाज, ये बचा है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। आइए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए अब स्टमक के बाद है पैंक्रियाज, जो मैंने यहां बनाया था बड़े बड़े डायग्राम में, अभी उसको ध्यान रखिएगा। पैंक्रियाज अग्न्याशय, ठीक है। सबसे पहली बात कि यह सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, पैंक्रियाज जो है वो सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित का मतलब स्टिमुलेट्स होता है, और गॉल ब्लैडर जो है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट्स मतलब उत्तेजित होता है। किस लिए होता है उत्तेजित या प्रेरित भाई? ये दोनों तब उत्तेजित होते हैं, ये क्या करते हैं? ये उत्तेजित होकर अपना कार्य कराते हैं। अब इसको मैं समझाऊंगा, इस डायग्राम से समझिएगा ध्यान से। यह सिक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित है पैंक्रियाज, तो क्या करता है? कंप्लीट एंजाइम छोड़ता है। इसी के द्वारा ये उत्तेजित होके पैंक्रियाज कंप्लीट एंजाइम छोड़ता है। मतलब ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सेक्रेटिन हार्मोन दोनों छोटी आंत के जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के, वही पाए जाते हैं। ये छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, वहां कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, वहां दो हार्मोन निकलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन, और ये दोनों अपना अपना काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पहले डायग्राम बनाया था, यहाँ पे आपके पैंक्रियाज है और इधर लीवर, गॉल ब्लैडर और लीवर, ठीक है। तो ये जो है आपका पैंक्रियाज, तो ड्यूडेनम का सेक्रेटिन हार्मोन पैंक्रियाज को करता है स्टिमुलेट्स। क्यों भाई? कि तुम कंप्लीट एंजाइम, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ो। क्या है वो है लैट, LAT। आपको याद करने का तरीका, L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया ही था कि जब खाना हम खाए हैं तो स्टमक में, पेट में खाना अम्ल के रूप में आया है, ठीक है। अब छोटी आंत की जिद है कि हम खाना क्षार के रूप में लेंगे, इस कारण से छोटी आंत से निकलने वाला सेक्रेटिन हार्मोन अग्न्याशय को पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। तो अग्न्याशय लैट छोड़ता है, और लैट के छोड़ने से खाना क्षारीय होता है लेकिन आधा, और उसके बाद फिर छोटी आंत से दूसरा हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है, और ये स्टिमुलेट्स करता है, उत्तेजित करता है किसको? गॉल ब्लैडर को, कि आप यहां से पित्त छोड़िए। अब इधर से अग्न्याशय से लैट छूटा, इधर गॉल ब्लैडर से पित्त छूटा। अब जो खाना स्टमक में अम्ल के रूप में था, अब छोटी आंत की जो जिद थी कि हम खाना क्षार के रूप में लेंगे, बेस के रूप में लेंगे, अब दोनों तरफ से पूर्ण हो गया। इधर से आपका कर दिया पैंक्रियाज और इधर से गॉल ब्लैडर, ये दोनों अपने अपने तरफ से खाने को क्षारीय कर दिए। किसकी बदौलत? इनकी बदौलत और इनके बदौलत, और उसके अब खाना क्षारीय हो गया। तो समझे बात को? तो वही है कि ये सेक्रेटिन द्वारा उत्तेजित होकर कंप्लीट एंजाइम छोड़ता है, जिससे लैट निकलता है, T से ट्रिप्सिन। अब ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिप्सिन वही है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था स्टमक में, कि स्टमक के 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो पाइलोरिक में जो पेप्सिन एंजाइम था वो प्रोटीन को क्या बनाया? पेप्टोन। अब ये ट्रिप्सिन उसी पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर देगा। अब समझ में आया? ये पेप्टोन है प्रोटीन ही,
इसी को पेप्टाइड में चेंज करेगा, ट्रिप्सिन, जो कहां बनता है, पैंक्रियाज में। ठीक। दूसरा है एमाइलेज, ये क्या करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा। वही स्टार्च मंड या चोकर जो यहां पे रहेगा पैंक्रियाज, छोटी आंत में स्टार्च रहेगा, उसका पाचन करेगा एमाइलेज। और लाइपेज एंजाइम जो है ये फैट वसा मतलब लिपिड का पाचन करेंगे। ठीक है, तो यहां से 3 क्वेश्चन और तरीका याद करने का। लैट कहां बनते हैं, पैंक्रियाज में। किसके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं, सेक्रेटिन हार्मोन के द्वारा। सेक्रेटिन कहां बनता है, छोटी आंत के पहले पार्ट ड्यूडेनम में। ठीक है, तो ये आपका टी से ट्रिप्सिन, पेप्टोन से बना पेप्टाइड, ए से एमाइलेज स्टार्च का पाचन, एल से लाइपेज वसा का पाचन। अब मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, लीवर, इसी को यकृत कहते हैं, इसी को जिगर कहते हैं। बकायदे ये पढ़ाएंगे, ये केवल डाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट के रूप में आया, इसलिए इसकी बात यहां चल रही है। इसकी पूरी बात हम लोग करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड में, क्योंकि यह बहिर्स्रावी ग्रंथि है और पूरे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो वहां इसकी चर्चा पूरी मैं करूंगा। लेकिन कुछ बात ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में हर एक टॉपिक में कुछ कुछ ऐसे पार्ट आएंगे बॉडी के, सिस्टम के, कि जो कुछ एक जगह थोड़े चलेंगे और उसका अगले टॉपिक में पूरा बढ़िया से इलैबोरेट करना बाकी रहेगा, क्योंकि वो उस टॉपिक का पार्ट है। तो लीवर में बकायदे बताएंगे अभी के लिए कि लीवर खाने के समय में क्या कर रहा है सहयोग, पाचन में, पाचन के अनुसार पढ़ रहे हैं ना। तो लीवर को ही यकृत कहते हैं, इसी को जिगर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिगर मतलब ये दिल उल नहीं, लीवर का मतलब ही जिगर होता है, इसी से पूरी ताकत लगती है। ठीक है, जॉइंडिस होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, वजन उठाइए, बेड रेस्ट करिए, काहे, पूरी ताकत यहां से लगती है। आप कोई भी वेट लिफ्टिंग उठाइए, कोई भारी चीज उठाइए, तो आप ताकत यहां लगाएंगे। ध्यान दीजिए, वैसे भारी उठाते हैं तो ताकत यहां से लगती है। तभी ना पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नाड़ा उखड़ जाएगा, नाड़ा कहाँ उखड़ता है, यहीं, इसीलिए ताकत लीवर से लगती है। तो ध्यान रखिएगा, लीवर, इसीलिए इसको जिगर इसका अर्थ है। यह बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस का मतलब होता है पित्त रस। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर में बाइल जूस का निर्माण कौन करता है, पित्त रस का, तो बताएंगे लीवर। और बाइल जूस स्टोर कौन करता है, तब बताएंगे गॉल ब्लैडर। 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। तो यह बाइल जूस का निर्माण करता है, काहे करता है, जिससे वसा का पाचन हो सके। ठीक, इसीलिए बोलते हैं इसको, लीवर को एक लाइन में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब वसा के बड़े से बड़े अणुओं को तोड़कर छोटा करना, मतलब पायसीकरण, उसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब बाइल जूस को विस्तृत रूप में समझ लीजिए, बाइल जूस है क्या। तो बाइल जूस यह हल्के हरे पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, आरबीसी के मरने के बाद बनने वाला अवशिष्ट पदार्थ है, जो मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है बाइल जूस। एक होता है बिलीवर्दीन, ये हल्के हरे रंग का होता है, बताया ना, यह हल्के हरे और पीले। और एक होता है बिलीरुबिन, ये आपका हल्के पीले रंग का होता है। ठीक, यही बिलीरुबिन, इसी की मात्रा रक्त के अंदर जब 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाती है, इसी को हम बोलते हैं कि जॉइंडिस हो गया, पीलिया। ध्यान रखिएगा। अब समझे बाइल जूस क्या है। बाइल जूस आरबीसी के मरने के बाद बनने वाला अवशिष्ट पदार्थ है, हल्के हरे पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। 2 प्रकार का होता है बाइल जूस, एक होता है बिलीवर्दीन जो हरे रंग का होता है, एक होता है बिलीरुबिन जो हल्के पीले रंग का होता है। बिलीवर्दीन से कोई दिक्कत नहीं है, बिलीरुबिन रक्त के अंदर इसकी मात्रा 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। ये नॉर्मल इसकी रेंज है, नॉर्मल लेवल है, ये रियल है, ये मात्रा है कि 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, ये सही है। लेकिन अगर इसकी मात्रा 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाती है, उसी को बोलते हैं कि जॉइंडिस हो गया, पीलिया हो गया। आपके शरीर पर, आंखों पर, नाखून पर पीलापन नजर आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि बिलीरुबिन लीवर ही फिल्टर करके भेजता है। अब इसकी मात्रा बढ़ गई तो फिर क्या हुआ, आपके शरीर पर इसकी मात्रा बढ़ने लगी, तो आपको पीलिया का नाम दे दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला है गॉल ब्लैडर, जो मैंने यहां बनाया था, ये था गॉल ब्लैडर, यहां लीवर था। अब लीवर ने पित्त बनाया और गॉल ब्लैडर को दे दिया, ये पित्त को स्टोर करते हैं। तो क्वेश्चन करेगा कि शरीर में पित्त स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। पित्त का जो पीएच मान होता है वो 8 पॉइंट होता है, मतलब 8 होता है, पूर्ण क्षारीय होता है।
और ये क्या करता है बताए ही, भोजन को क्षारीय करता है। कैसे करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन द्वारा यही करता है उत्तेजित। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट्स करता है गाल ब्लैडर को। इस कारण ये जो लीवर इनको बना के पित्त दिया है वो जाके ये छोटी आंत के भोजन में मिल जाते हैं, इसलिए भोजन को ये क्षारीय कर देता है। समझ में आ गई बात? यही कोलेसिस्टोकाइनिन की बदौलत। यहां से कोलेसिस्टोकाइनिन ध्यान रखिएगा, यहां से सेक्रेटिन, इन्हीं लोग का योगदान है। और ये दोनों छोटी आंत के हार्मोन है, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। दोनों इधर से और इधर से अपने अपने काम के लिए भोजन को क्षारीय करवा लिए और छोटी आंत में खाना क्षारीय हो गया, जो स्टमक में अम्ल था। ठीक है, क्योंकि छोटी आंत को अम्ल पसंद नहीं है। फिर पित्ताशय में आप पढ़ते होंगे, सुने भी होंगे कि जब स्टोन, पथरी का निर्माण हो जाता है तो क्या किया जाता है? पित्ताशय पथरी का निर्माण हो जाता है तो फिर वो ठीक नहीं हो पाता, इसीलिए पूरे पित्ताशय को ही काट कर निकाल दिया जाता है। अब बात समझ में आई? तो ये मत सोचिएगा कि फिर पित्ताशय अब चला गया तो शरीर से क्या हो गया। पित्ताशय का काम क्या है? बस एक काम है, पित्त को स्टोर करना। तो पित्ताशय में आपके पथरी का निर्माण हो गया तो उसका एक ही उपाय है, काट के निकाल दीजिए। बस स्टोर कर रहे थे, अब क्या होगा? अब जो लीवर बाइल जूस बनाएगा वो डायरेक्ट छोटी आंत में भेज देगा, फिर से खाना क्षारीय हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब क्वेश्चन करे कि कौन है वो जो एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है, वो पित्त है। गाल ब्लैडर से जो स्टोर किया रहता है वो एंजाइम ना होते हुए पाचन का कार्य करता है। ठीक है। अगला है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला ड्यूडेनम, ये वाला, ये ड्यूडेनम है। फिर दूसरा है जेजुनम, बीच वाला, ये जो चौड़ा होता है जेजुनम। और लास्ट में ये इलियम है, और इलियम पे ही विलाई, ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, इसे विली या विलाई कहते हैं। यही पूरे भोजन का, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जब क्वेश्चन करे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग, बताए थे आहार नाल, यही मुख गुहा बक्कल कैविटी से लिए पूरा लार्ज इंटेस्टाइन आहार नाल है। तो ये पूरा लंबा कितना है? 32 फीट 9 मीटर। तो जब क्वेश्चन करे कि पूरे आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो छोटी आंत है, जिसकी औसत लंबाई 6 से 7 मीटर है। देख ही रहे हैं, पूरी आहार नाल 9 मीटर लंबी है और उसमें से 6-7 मीटर लंबा छोटी आंत ही है, मतलब 20 से 23 फुट होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, छोटी आंत की लंबाई 20 से 23 फुट 6-7 मीटर होती है। ठीक है। और यहां पूर्ण पाचन होता है, मतलब पूर्ण पाचन कहे, कंप्लीट डाइजेशन का मतलब ही होता है डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, पाचन प्लस अवशोषण। अवशोषण को ध्यान से समझने का मतलब, अवशोषण के चलते ही आपका भोजन शरीर में लगता है। समझ गए बात को? मतलब शरीर ने खाना आप खाए वो एब्जॉर्ब कर लिया, शरीर में लग गया। ठीक है। तो पाचन प्लस अवशोषण, पूरी तरह से पाचन कहां होता है? तो स्टमक में बताइएगा, छोटी आंत बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। उसके बाद मैंने नोटिस पॉइंट लिखा है कि संपूर्ण आहार नाल की जो लंबाई है ये लगभग 9 मीटर या 32 फीट होती है, पूरे आहार नाल की लंबाई। और उसी 9 मीटर 32 फीट में से अकेले 7 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। ठीक है। तो इसके 3 पार्ट समझे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब बकायदे यहां देखा जाए 1 बाई 1। जो ड्यूडेनम है इसे कहते हैं ग्रहणी या पकवास। बताए ना कि यहीं पर कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सेक्रेटिन हार्मोन दोनों यहीं पाए जाते हैं ड्यूडेनम में। और आप अभी पढ़े कि कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को, गाल ब्लैडर को, यहां आप देख रहे हैं, और सेक्रेटिन अग्न्याशय को, पैंक्रियाज को क्या करता है? उत्तेजित करता है। इसलिए कि आप लोग अपना अपना काम करिए, दोनों तरफ से आप लोग जो खाना अम्ल के रूप में स्टमक से आ रहा है, छोटी आंत अम्ल लेगा नहीं, इसलिए ये दोनों हार्मोन इन दोनों लोगों को स्टिमुलेट्स करते हैं कि आप लोग भोजन को क्षारीय बनाइए, पूरी तरह से सहयोग करिए। और फिर आपने देखा कि वही काम होता है, खाना बन गया क्षारीय। फिर जो दूसरा पार्ट है जेजुनम, तो यहां बस यही काम होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन दोनों ही ग्लैंड को, पित्ताशय को और अग्न्याशय को करते हैं स्टिमुलेट्स ड्यूडेनम में। ठीक है।
यही से निकलता है ड्यूडेनम से। जेजुनम है यह भोजन को फैलाता है, ठीक है, यह भोजन को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। देखिए ये जेजुनम है, ये चौड़ा होता है। अब कहेंगे फैलाएगा काहे, ये चेक करता है कि आप आदमी की तरह खाए हैं ना, कहीं कंकड़ पत्थर तो नहीं खा लिए हैं, कोई नट ओट लोहे का तो नहीं घोट गए हैं, तो इस कारण वो खाने को फैलाएगा। घर पे माताएं क्या करती हैं, चावल पटकती हैं तो फैला के फिर कंकड़ बुनती हैं, उसमें से चुन के निकालती हैं, फैलाने पे दिखता है। वैसे ही छोटी आंत का जो जेजुनम पार्ट है दूसरा वाला, वो भोजन को फैलाता है और चेक करता है कि सब चीज सही तो है, ठीक। उसके बाद भोजन को अगले स्टेप में भेजता है जो है इलियम। और यहीं पे जो मैंने यहां लिखा कि आपसे क्वेश्चन करेगा कि भोजन का पूरी तरह पाचन और अवशोषण मतलब डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन डीप क्वेश्चन पूछ दे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पूरी तरह से कहां पचता और अवशोषित होता है दोनों, तब आप बताएंगे इलियम में। इलियम में पाचन और अवशोषण दोनों यही कंप्लीट होता है। और जो अवशोषण होता है वो बताए ना, विलाई या विली के द्वारा ही अवशोषण का कार्य किया जाता है। यही जो पतली पतली संरचनाएं होती हैं बाल की तरह, यही पूरे भोजन को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो इलियम में पाचन प्लस अवशोषण होता है। मेन बात और ध्यान रखिए, फोकस करिए यहां, जो आपने पढ़ा अभी प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन सबसे पहले शरीर में कहां पचा था, यहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं, जो अभी आपने डायग्राम पूरा फुल देखा था। सबसे पहला ये है आपका स्टमक। स्टमक में जो तीसरा पार्ट है कार्डियक फंडिक पाइलोरिक, पाइलोरिक में सबसे पहले क्या मिला, पेप्सिन। पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर दिया। फिर अग्न्याशय पैंक्रियाज में वही पेप्टोन को ट्रिप्सिन ने पेप्टोन से पेप्टाइड बना दिया। और अब जो तीसरा एंजाइम है इरेप्सिन, ये आपके इलियम के छोटी आंत में, छोटी आंत के इलियम में पाया जाता है इरेप्सिन एंजाइम। और ये वही जो पेप्टाइड बन के आया है ये, ठीक है, उसी प्रोटीन के पेप्टाइड को ये अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। देख लीजिए अब प्रोटीन अपने रूप में आ गया। प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो अम्ल की श्रृंखला है। सामने देखिए इरेप्सिन एंजाइम ने छोटी आंत का जो है इरेप्सिन एंजाइम, ये पेप्टाइड को फिर से अमीनो एसिड में चेंज कर दिया। तो यहां लास्ट प्रोटीन का पाचन खत्म होता है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि पेप्टाइड अमीनो अम्ल में किसके द्वारा चेंज होता है, तो इरेप्सिन एंजाइम के द्वारा। कहां पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसमें भी कहां, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट इलियम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत, सबसे पहली बात, इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बड़ी आंत में किसी भी एंजाइम का निर्माण नहीं होता, यहां सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब बड़ी आंत के भाग से परिचित हो जाइए। जो बड़ी आंत के भाग हैं ये आपके 4 भाग होते हैं। सबसे पहला है एसेंडिंग कॉलोन, ये वाला दिख रहा है एसेंडिंग कॉलोन। फिर है आपका ये हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स कॉलोन, फिर ये आपका डिसेंडिंग कॉलोन, फिर है सिग्माइड कॉलोन, और फिर 5वां पार्ट लिया जाता है तो रेक्टम मलाशय, और फिर है एनस गुदा। तो ये आपके बड़ी आंत के भाग है, ठीक। और बड़ी आंत के भाग को क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। और कोलोन में ही जल का अवशोषण होता है, वही लिखे हैं। जो आपसे पूछे कि जल का अवशोषण कहां होता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी कहां होता है, तो जल का अवशोषण कोलोन में होता है। कोलोन क्या है, बड़ी आंत के भाग को कोलोन कहते हैं, जो पार्ट में बटे हुए हैं, ठीक है। और जहां से सबसे जो निचला भाग है बड़ी आंत का, उसे कहते हैं सिकम। तो निचले भाग को सिकम कहते हैं। और सिकम के नीचे ही अपेंडिक्स होता है, इसी से लगा हुआ, ये रहा अपेंडिक्स। देखिए सिकम है ये, और सिकम से ही लगा हुआ अपेंडिक्स है। और अपेंडिक्स क्या है शरीर में, वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग, मतलब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। यहां कुछ पहले जब मनुष्य केवल शाकाहारी था तब ये काम करता था। गाय भैंसों में आज भी ये पाचन का काम करता है, पाचन का अंग था। लेकिन जब से मनुष्य ओमनिवोर हुआ, सर्वाहारी, तब से ये कोई काम नहीं करता। लेकिन भोजन अगर पचते हुए छोटी आंत के जरिए अगर सिकम से जरा भी अगर अपेंडिक्स में चला जाता है
तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, नहीं तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये घातक है। यहाँ भोजन अगर पहुंच गया तो सड़ जाएगा, काट के नहीं निकाला गया तो आदमी मर सकता है। ठीक, तो अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है और अवशेषी अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। और ऐसे अंग हमारे शरीर में 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मतलब ये बाल, ये आईब्रो, आईलेसेस, समझ रहे हैं ना, ये अपेंडिक्स, ये सभी क्या है, ये पूरे लगभग 100 अवशेषी अंग हमारे शरीर में है जिनका कोई इस्तेमाल। ये कान, कान काट देंगे, कल कुछ और दिख रहे थे आज कुछ और दिखेंगे, बस यही अंतर दिखाई देगा। मतलब इसका कोई मतलब है नहीं। जो इसके सारे पार्ट है, इनर, मिडल और ये आपका आउटर, ये सभी यही शुरू होते हैं गोले वाले से। ये केवल क्या है, कर्ण पल्लव, ये अवशेषी अंग है। समझ गए बात को? कहे ना बाल छिलवा दीजिए, एब्रो छिलवा दीजिए, ये सब कटवा दीजिए, पलक वलक एकदम सब सफा चट कर लीजिए, लगेंगे एकदम जिन्न की तरह, लेकिन कोई आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, बदलाव दिखेगा। ठीक है, लोग देख के आपको डर जाएंगे बस, लेकिन है ये वेस्टिजियल ऑर्गन। तो बात समझ गए? अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। और बड़ी आंत की जो औसत लंबाई है ये 1.5 मीटर होती है, मतलब 5 फुट होती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो बड़ी आंत में केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जल का अवशोषण। इसके भाग को कोलोन कहते हैं, कोलोन के सारे नाम लिख दिया हूं मैं। निचला भाग सिकम कहते हैं, सिकम से जुड़ा अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स वेस्टिजियल अंग है। इसी में अगर भोजन चला गया तो इसको काट के निकालना पड़ता है, नहीं तो भोजन सड़ जाएगा उसमें, तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। और जल का अवशोषण होता कहाँ है, तो कोलोन में ही होता है। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर, मतलब 5 फुट। तो ये आज आपका पहला टॉपिक खत्म नहीं हुआ, पहले टॉपिक का पहला क्लास खत्म हुआ। अभी इसके मैं 5-6 पार्ट लाऊंगा, तब पहला टॉपिक खत्म होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी के पार्ट रहेंगे तो एक दिन क्लास चलेगी। इसके बाद विटामिन की, तो सारे विटामिन पढ़ेंगे। फिर चलेगी ह्यूमन डाइट, तो ह्यूमन डाइट, फिर टीथ के बारे में। ऐसे ये क्लास चल के तब खत्म होगी। ठीक है, आप लोग मन से पढ़िएगा। आपके जितने भी दोस्त होंगे सभी को आप लोग वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, ताकि सब लोग इस वीडियो से अच्छे अपना नोट्स बनाएं और लाभ पा सकें। ठीक है, और जो समझ में आपको नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, और आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।